अब चैप्टर 12 इज मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं और मैनेजर के क्या क्या लीडरशिप स्टाइल्स फॉलो कर रहा होता है। तो मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल जो मैनेजर के फंक्शंस है वो क्या होते हैं भाई? प्लानिंग करना, मतलब गिविंग द बिजनेस अ डायरेक्शन फॉर फ्यूचर, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, तो पीपल एंड अदर रिसोर्सेज उनको ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल, इसमें ये काम आ जाता है, और कंट्रोल करना। हाउएवर हेनरी फायोल और मिन्सबर्ग दोनों अपनी थियरीज लेकर आए और उन्होंने क्या आइडेंटिफाई करे? द रोल ऑफ मैनेजर। फायोल ने जो है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करे कि एक मैनेजर के क्या फंक्शंस होते हैं। एक मैनेजर का काम होता है कि वो प्लानिंग करे, मतलब प्लानिंग का मतलब कि वो फ्यूचर में जो जो एक्टिविटीज वो करेगा उसको प्री हैंड जो है वो असेस कर ले, बिफोर हैंड जो है वो उसको असेस कर ले। So the senior management will establish overall objectives and there will be translated into tactical objectives for less senior managers. This planning needed to be put objectives into effect is also important. तो objective set करना, उसके हिसाब से strategy बनाना, ये सारी आपकी planning में आ जाती है। Second is resources, organizing resources. आपके पास एक ample amount of workforce होना चाहिए, आपके पास ample amount of business finance होना चाहिए ताकि आप अपने strategies को achieve कर सकें। Third thing is commanding, directing, and motivating employees. You should make sure that the employees you have, you should be commanding them properly, उनको properly direct करें और उनको properly motivate करें। तो ये तो commanding, directing, and motivating employees के आपके जो employees हैं वो motivate हो रहे हो और वो आपको targets achieve करके दे रहे हो। Then you should make sure that your activities are coordinated. एक मैनेजर का काम होता है कि वो आपस में सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड रखे। और लास्टली एक मैनेजर का काम होता है टू कंट्रोल एंड मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय अगेंस्ट द टारगेट्स सेट्स। तो जो आपने टारगेट अपने एम्प्लॉयज को दिए है, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे कि वो टारगेट उस एम्प्लॉयज ने अचीव करे हैं या नहीं करे। तो ये आपके फयाल ने जो है वो ये आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस डिफाइन करे थे, सिमिलर टू योर ट्रेडिशनल फंक्शंस। लेकिन हेनरी मिट्सबर्ग ने मैनेजमेंट के रोल्स डिफरेंटली उसने डिफाइन करे थे। उसने बोला था कि यार 3 कैटेगरीज होती हैं और इन 3 कैटेगरीज में जो है वो डिफरेंट आपके मैनेजमेंट के रोल होते हैं। एक मैनेजर, इसमें बोला था कि भाई एक मैनेजर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एक मैनेजर के अंदर सबसे पहले तो इंटरपर्सनल जो रोल होता है उसका, उसके अंदर जो है वो ही शुड बी अ फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब क्या है? सिंबॉलिक लीडर, organization taking duties of symbolic leader of the organization undertaking duties of a social और लीगल नेचर। तो यहाँ पे ये है कि एक सिंबॉलिक लीडर जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसको हम फिगर हेड कहते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल हर बिजनेस में कोई जाना पहचाना नाम होता है, तो ये जो अच्छा काम करता है उसको जो है वो लोग जानते हैं, तो वो एक सिंबॉलिक लीडर बन जाते हैं, सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं। इसी तरह एक लीडर है, तो ये वो भी उसका इंटरपर्सनल रोल होता है कि एक मैनेजर की पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए? शुड बी अ लीडर, अकेले जो है वो ग्रो ना करे, सबको जो है वो साथ लेके ग्रो करे। एंड फिर है लेजिन। लेजिन का मतलब क्या है? कि लिंकिंग विद मैनेजर्स एंड लीडर्स ऑफ अदर डिविजन्स ऑफ द बिजनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे लेजिन का मतलब ये होता है कि लिंक करे आपस में डिविजन्स को, जैसे मार्केटिंग का मैनेजर जो है वो उसको ही शुड बी लिंक्ड विद द ऑपरेशंस मैनेजर, तो ही शुड आल्सो लिंक विद द एचआर मैनेजर, विद द फाइनेंस मैनेजर। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं लेजिन। रीजन मतलब कि आपस में लिंक होना चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन रोल है। इंफॉर्मेशन रोल आपके मैनेजर का क्या होना चाहिए? कि शुड बी अ मॉनिटर, कि हर खबर पे नजर होनी चाहिए उसको। ही शुड कलेक्ट डेटा विच इज रेलिवेंट फॉर द बिजनेस। ही शुड बी अ डिसेमिनेटर, कि जो डेटा कलेक्ट किया है उसको सही लोगों तक पहुंचाए। जैसे अगर कोई फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास, तो मैं फाइनेंस वाले बंदे को बताऊंगा। तो ये तो डिसेमिनेटर का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर बंदों के पास सेंड करे जो वैलिड हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को बताऊं, तो ऑपरेशंस का तो काम ही नहीं है वो। काम किसका है? मेन फाइनेंस का। जहां से इंफॉर्मेशन मिले वहां पे पहुंचा दो। तो ये एक काम होता है मैनेजर का, डिसेमिनेटर करना। और फिर स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन मतलब क्या? कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स करंट पोजीशन एंड अचीवमेंट्स टू एक्सटर्नल ग्रुप्स एंड पीपल। एक कंपनी के बिहाफ पे दूसरों से बात करना, एक्सटर्नल ग्रुप से बात करना। तो मैनेजर अक्सर, अगर कोई मसला होता है होटल वगैरह में, आप खाना खाने जाते हैं, आप क्या बोलते हो? मैनेजर को बुलाओ। तो मैनेजर को क्यों बुलवाते हो आप? क्योंकि वो बिजनेस का स्पोक्स पर्सन होता है, वो बिजनेस का जो है वो करता धरता होता है, तो इसलिए आप जो है वो मैनेजर को बुलवाते हो। तो मैनेजर का काम ही यही होता है कि वो स्पोक्स पर्सन होता है, वो बिजनेस के बिहाफ पे बात करता है कस्टमर्स या किसी भी एक्सटर्नल ग्रुप के साथ। फिर थर्ड रोल जो है वो उसने आइडेंटिफाई करे थे, दैट इज डिसीजनल रोल्स। और डिसीजन रोल्स के अंदर उसने ये डिफाइन करा था कि एक मैनेजर के अंदर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज होनी चाहिए, कि should think like an entrepreneur and he should have the skills of an entrepreneur। कि उसको जब भी कोई भी बिजनेस का मैनेजर बनाया जाए,
तो उस बिजनेस को वो अपना बिजनेस बन के सोच के काम करे। फिर डिस्टर्बेंस हैंडलर होना चाहिए आपका मैनेजर। मैनेजर डिस्टर्बेंस होने का मतलब क्या है कि मैनेजर जो है वो कोई भी मसला आता है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करे। फॉर एग्जाम्पल अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो मैनेजर शुड मेक श्योर दैट कि वो प्रॉपरली लोगों को एवैक्यूएट करे, सही है, और फिर उसके बाद जो है वो एट द एंड खुद जो है वो उसको जाके निकल जाए। डिस्टर्बेंस हैंडलर एक तरीके से ये भी होता है कि कोई भी सिचुएशन चेंज हो जाती है आपके बिजनेस के अंदर, कोई भी सिचुएशन मार्केट के अंदर चेंज हो जाती है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, तो उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करना मैनेजर को आना चाहिए। फिर रिसोर्स एलोकेटर है कि रिसोर्सेज पे डिसीजन बनाए कि कैसे पैसे जो है वो अगर है आपके पास तो पैसे कहाँ कहाँ एलोकेट करने, किस किस को देने पैसे। फिर नेगोशिएटर, नेगोशिएटर का मतलब ये है कि रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस, कि अगर गवर्नमेंट या किसी और बिजनेस से या किसी और कंट्री से नेगोशिएशंस हो रही हो, तो उसमें जो है वो मैनेजर्स जाते हैं और वो नेगोशिएट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस टू द गवर्नमेंट। तो ये सारे आपके जो है वो रोल्स हैं जो बिंचबर्ग ने आइडेंटिफाई करे थे। तो तीन कैटेगरीज थी, दैट वाज इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल्स, और उनके अंदर फर्दर क्वालिटीज थी। मूविंग ऑन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजर्स टू बिजनेस परफॉर्मेंस। अब अगर बिजनेस में मैनेजर्स नहीं होते तो ये तो क्या मसला होता, या मैनेजर्स होने से फायदा क्या है। बिजनेस अपने रेगुलरली ऑब्जेक्टिव्स मीट करता है, बिजनेस जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं और लेबर टर्नओवर रिड्यूस करते हैं, मैनेजर जो है वो एक अच्छी ब्रांड इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मैनेजर जो है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स और प्रेशर ग्रुप्स को संभालते हैं, उनको हाई रिगार्ड करते हैं। फिर एक्सेलेंट कम्युनिकेशन बोथ विद इन एंड द बिजनेस एंड एक्सटर्नल शेयर होल्डर। तो यहाँ पे ये है कि आपके स्टेक होल्डर्स से बातचीत करना, उनको लूप में रखना, ये सारी चीजें जो है वो मैनेजर प्रॉपरली करते हैं। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन है जो मैनेजर कर रहा होता है। तो ये एक तरीके से मैनेजर की ड्यूटीज भी होती हैं जो मैनेजर को सर अंजाम देनी होती है हर बिजनेस के अंदर। अब बात करते हैं मैनेजमेंट स्टाइल्स की, कि मैनेजर जो है वो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। तो मैनेजमेंट स्टाइल्स की बात करें तो आपके डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। तो ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल होता है वेयर ऑल द डिसीजन मेकिंग इज एट द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारे जो टॉप अथॉरिटीज है वो डिसीजंस लेती हैं यहाँ पे, तो वो आपके ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है। तो इसके मेन फीचर्स क्या है कि लीडर टेक ऑल डिसीजन, दे गिव लिटिल इंफॉर्मेशन टू वर्कर्स, दे सुपरवाइज वर्कर्स क्लोजली, ओनली वन वे कम्युनिकेशन, एंड वर्कर्स आर गिवन लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। लिमिटेशंस क्या है, इट डिमोटिवेट्स एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसके अंदर, और डिसीजंस डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉय इनपुट। तो डिसीजन जो आप ले रहे होते हो उसमें एम्प्लॉय का इनपुट नहीं होता, तो डिसीजन कभी कभार खराब भी हो सकते हैं। फिर बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज वेयर एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। जब आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हो इन डिसीजन मेकिंग, तो दैट इज सिंपली योर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसका फायदा क्या है, पार्टिसिपेशन इंकरेज होती है तो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर, तो इससे ये होता है कि वर्कर से फीडबैक भी आता है और पता चल जाता है एक मैनेजर को कि हाँ यार वर्कर तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। फिर वर्कर्स आर गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस टू अलाउ देयर फुल इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट है वर्कर का वर्कर पे वो इंक्रीज हो जाता है और वर्कर की जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल भी इंक्रीज हो जाती है। मूविंग ऑन टू द लिमिटेशंस, लिमिटेशन क्या है इस लीडरशिप स्टाइल के, मैनेजमेंट स्टाइल के। नंबर वन, कंसल्टेशन विद वर्कर्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। वर्कर से बातचीत करना एक इशू पे काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। और ओकेशंस क्विक डिसीजन मेकिंग आर रिक्वायर्ड। तो कभी कभार आप वर्कर से पूछ नहीं पाते क्योंकि जल्दी डिसीजन लेना होता है आपको, तो उसमें वर्कर शायद नाराज हो जाए आपसे। फिर सम बिजनेस इश्यूज माइट बी टू सेंसिटिव टू अलाउ वर्कर इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जाम्पल जॉब लॉसेज अगर हो रही है तो उसमें आप वर्कर्स को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि शायद जो उस वर्कर को इन्वॉल्व करना है आपको उसको ही निकालना पड़ जाए। तो ये भी इश्यूज जो है वो काफी सीरियस जो मैटर्स होते हैं बिजनेस में, उनमें आप फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो नहीं कर रहे होते। मूविंग ऑन टू थर्ड लीडरशिप या मैनेजमेंट स्टाइल, दैट इज पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक मैनेजमेंट स्टाइल क्या होता है कि बिजनेस आपकी एम्प्लॉयज की सुनता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो चीज इंप्लीमेंट करता है जो बेस्ट फॉर बिजनेस है, जो उसको लगता है कि बिजनेस के लिए ये चीज फायदेमंद है। वो सुनता सारी है, वो सुनता हर एम्प्लॉय की है, लेकिन वो करेगा वही जो उसका दिल करेगा, या वो करेगा वही जो उसका डिसीजन या उसका अपना दिल करेगा। तो मैनेजर्स डू व्हाट दे थिंक द बेस्ट इज व्हाट दे थिंक इज द बेस्ट फॉर द वर्कर्स, तो वर्कर्स को फायदा पहुंचेगा। सम कंसल्टेशन होती है इसके अंदर,
सारे कुछ कुछ कंसल्टेशन, कुछ कुछ बातें जो है वो पूछी जाती हैं। देन मैनेजर्स वांट वर्कर्स टू बी हैप्पी इन देयर जॉब्स, और मैनेजर्स जो है वो अपने वर्कर्स को खुश देखना चाहते हैं जॉब्स में, तभी वो डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में ही रखते हैं कि उनको पता है ज्यादा के, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं तो उनको पता होता है कि मैनेजर के लिए क्या चीज सही, वो वर्कर के लिए क्या चीज सही रहेगी और क्या चीज गलत रहेगी। हाउएवर सम वर्कर्स विल बी डिससैटिस्फाइड, क्योंकि देखो डिससैटिस्फैक्शन कैसे क्रिएट होगी कि भाई हमसे पूछा लेकिन करा वो जो खुद इनको समझ में आ रहा था, तो हमसे पूछा क्यों। सही है, जैसे एम्प्लॉयज होते हैं ना कि भाई हमसे अगर इनपुट ले रहे हो तो हमारी चीज इंप्लीमेंट करो, तो जरूरी नहीं है कि आपकी चीज इंप्लीमेंट हो, आपसे पूछा जरूर जाता है, लेकिन हमेशा पैटर्निस्टिक में वही डिसीजन लिया जाता है जो मैनेजर चाहता है। मूविंग ऑन टू लेजर्स फेयर। अब लेजर्स फेयर डिसीजन मेकिंग में क्या, मैनेजमेंट स्टाइल में क्या होता है कि वेयर मैनेजर्स आर ओनली कंसर्न विद द रिजल्ट्स एंड दे लेट वर्कर्स टू कैरी आउट टास्क देमसेल्व्स। तो उनको बस रिजल्ट चाहिए, कोई भी काम करें कैसे भी करें, डू इधर एक्स वर्क और वाई वर्क, कुछ भी करें, लेकिन उनको मैनेजर को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो ज्यादातर साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो ऐसी जो जगहों पे जो है वो लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल फॉलो हो रहा होता है। तो इसमें फायदा क्या है, मैनेजर्स डेलीगेट वर्चुअली ऑल अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर्स किसको दे देते हैं, टू द एम्प्लॉयज। वेरी ब्रॉड क्राइटेरिया और लिमिट्स माइट स्टैब्लिश फॉर स्टाफ टू वर्क विद इन। तो यहाँ पे ये है कि बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया सेट होता है, तो स्टाफ जो है वो आपका काफी अच्छा काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज ये है कि वर्कर्स में नॉट अप्रिशिएट द लैक ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ वर्कर्स है उनको समझ में नहीं आता कि यार किसको रिपोर्ट करें, किसको बताएं प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। और कुछ स्टाफ होता है जिनको फिजिकल फीडबैक चाहिए होता है, मतलब वो चाहते हैं कि यार कोई हर वक्त उनके साथ रहे और उनको फीडबैक देता रहे, तो ये लेजर्स फेयर में पॉसिबल नहीं है। देन लैक ऑफ फीडबैक एज मैनेजर्स डू नॉट क्लोजली मॉनिटर प्रोग्रेस। अगेन कोई काम नहीं देख रहा आपका, क्या चीज सही कर रहे हो, क्या चीज गलत कर रहे हो, कोई देख ही नहीं रहा आपको। तो इस चीज में भी जो है वो फिर आपका मसला आ सकता है कि आपको कोई देख नहीं रहा, तो देयर इज लैक ऑफ फीडबैक, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है। तो ये लेजर्स फेयर का डिसएडवांटेज। फिर बात करते हैं मैकग्रेगर की थियरी की, और मैकग्रेगर ने बोला था कि भाई दो तरीके के मैनेजर होते हैं, एक थियरी एक्स वाले मैनेजर्स होते हैं, एक थियरी वाई वाले मैनेजर्स होते हैं। थियरी एक्स मैनेजर्स बिलीव करते हैं कि उनके पास जो वर्कफोर्स है वो काम को नापसंद करती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करती है, और वो क्रिएटिव नहीं है। तो मतलब जो थियरी एक्स वाले वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो समझते हैं कि उनकी जो वर्कफोर्स है वो नकार है। और थियरी वाई वाले मैनेजर्स हैं, वो ये समझते हैं कि उनकी वर्कफोर्स जो है वो काफी अच्छी है, सही है, और जो उनके वर्कर्स हैं उनको एंजॉयमेंट इतनी मिलती है काम से जितनी कोई लेजर एक्टिविटी करने से। फिर दे विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोग जिम्मेदार होते हैं एम्प्लॉयज, एंड दे आर क्रिएटिव। दैट मीन्स के ये नए नए आइडियाज लेकर आते हैं। तो ये जो जो मैकग्रेगर ने ये जो दो थ्योरीज बताई हैं, इससे ये साबित होता है कि बेसिकली आपके जो बिजनेसेस हैं उसमें या तो थियरी एक्स वाले वर्कर्स होते हैं, तो उनको थियरी एक्स वाले मैनेजर्स के हिसाब से डील करना पड़ता है, और कुछ वर्कर्स होते हैं जो थियरी वाई वाले मैनेजर्स होते हैं, सही है, तो उनको जो है वो थियरी वाई वाले मैनेजर्स को डील करना आना चाहिए। मूविंग ऑन टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल। अब ये जो मैनेजमेंट हमने स्टाइल पढ़े, इसमें से कौन सा हम यूज करेंगे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर या पैटर्नलिस्टिक, वो डिपेंड करेगा नंबर वन द ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अगर आपकी वर्कफोर्स बहुत ट्रेंड है, अगर ट्रेनिंग ज्यादा है, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली लेजिस फेयर या डेमोक्रेटिक इस्तेमाल करोगे, और अगर ट्रेनिंग कम है तो वर्कर के साथ आप ऑटोक्रेटिक इस्तेमाल करोगे या पैटर्नलिस्टिक। ठीक है, तो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। सेकेंडली अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का टाइम ज्यादा है तो डेमोक्रेटिक, और अगर कंसल्टेशन का टाइम कम है तो ऑटोक्रेट। जैसे आर्मी में डिसीजन जल्दी जल्दी लेने होते हैं, पता चले कि दुश्मन आपके सामने खड़ा हुआ है और आप जो है वो पहले डिस्कशन कर रहे हो, हाँ भैया दुश्मन को कैसे मारना है और ये सारी चीजें, मतलब ऐसे नहीं होता। आपके डिपेंड करता है कि टाइम जो है वो कितना है। टाइम बहुत कम है तो आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल लेनी पड़ेगी। टाइम बहुत ज्यादा है, आराम से डिसीजन लेना है आपने, तो फिर आप ऑटोक्रेटिक या लेजर फेयर इस्तेमाल कर सकते। फिर द एटीट्यूड ऑफ मैनेजर और मैनेजमेंट कल्चर। आपके मैनेजर का एटीट्यूड क्या है और मैनेजमेंट का कल्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो मैनेजर है वो रिटायर्ड जनरल है, तो अब रिटायर्ड जनरल अगर मैनेजर लग जाए तो उसको एटीट्यूड क्या होगा, ऑटोक्रेटिक होगा। और अगर कोई ऐसा मैनेजर है जो बड़ा भाई अपना सोशलाइजिंग है और एक्सट्रोवर्ट है, तो वो ज्यादातर डेमोक्रेटिक और लीडरशिप स्टाइल फॉलो करेगा। तो दैट मीन्स कि आपके मैनेजर का नेचर और मैनेजर का एटीट्यूड भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। एंड लास्टली द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यूज अंडर कंसिडरेशन। इशू बहुत सेंसिटिव है,
डिस्कस नहीं कर सकते एम्प्लॉयज के साथ, तो आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप मैनेजमेंट स्टाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाउएवर इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आप जो है वो एम्प्लॉय से डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर है मैनेजमेंट का, सही है, और ये आपका पूरा यूनिट 2 है। तो चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 आर ऑफ योर यूनिट 2 HRM। और उसमें अब आप लोगों को कोई मसला है तो क्वेरीज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो वी आर डन विथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 3 या 4 करेंगे, वो डिपेंड करता है। एंड देन विल डू यूनिट 5 एंड देन विल आल्सो कीप वन क्लास फॉर पास पेपर्स एज वेल। सही है, तो अभी मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ, टॉपिक्स जल्दी जल्दी हो जाए, फिर मैं कंप्लीटली, फिर मेरे पास 2 से 3 दिन बचेंगे तो मैं पास पेपर पे आ जाऊंगा। जैसे आज अगर वेडनेसडे है, सही है, तो कल हमारा यूनिट 3 या 4 हो जाएगा। फिर फ्राइडे को यूनिट 4 और उसके साथ कोई यूनिट 5 के कुछ चैप्टर्स कराने की कोशिश करूंगा। और सैटरडे को फिर हम लोग पास पेपर करेंगे, संडे को हम पास पेपर करेंगे। तो 30th तक हमारा ये स्केड्यूल रहेगा। फिर फर्स्ट को भी जो है वो मैं पास पेपर कराऊंगा ईयरली, और सेकंड जो पेपर 1 है वो कराऊंगा, और सेकंड को आप लोग का फिर पेपर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो टाइमलाइन मेरे दिमाग में है कि मुझे कैसे लेके चलना है। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जो है वो क्लासेस लेते रहें, क्लासेस मिस ना करें।